लेकिन अब हम एक और खबर की तरफ बढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अगर हम देखें तो पूरा देश परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। अलग अलग जगहों से जो है इस तरह की खबरें आती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं एवलांच आ गया, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसको लेकर के आजकल बहुत ही जो है गंभीरता के साथ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने की कोशिश की जा रही है और ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें सामने आई है। अब यही जो है चीज जो अपनाई जा रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए जो है पुरजोर कोशिश की जा रही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं 2022 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति का जो है शुरुआत की थी। अब उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की सरकार भी जो है इसी पॉलिसी को अपना रही है। उत्तराखंड हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 को तैयार किया गया है, जिसे 28 जनवरी को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है और इसमें जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति पर जोर दिया गया है। इसके अलावा 2030 तक 100 किलो टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब सुमित जी, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ आपके मेरे घर की बात नहीं है, आपके हमारे राज्य की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, लेकिन ये समस्त पृथ्वी की बात है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। हम सबका घर जो है ये पृथ्वी, उसको बचाने की कवायद है। देखिए पूजा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले बता दें कि देखिए, जो पेरिस में एक अकॉर्ड हुआ था कुछ साल पहले, मोदी जी ने एक कमिटमेंट दिया था कि हम अपने इमिशन टारगेट्स को मीट ही नहीं करेंगे, एक्सीड करेंगे। और आज के डेट में वक्त से पहले हम अपने इमिशन टारगेट्स को मीट कर चुके हैं। सोलर एनर्जी बनाने में भारत नंबर 1 देश है। इतनी सोलर एनर्जी कोई नहीं बना रहा। अब हमने फोटोवोल्टिक सेल्स भी यानी कि भारत में बनाने लगे हैं, पहले एक टाइम में चीन से आती थी। यानी कि जो हमने कमिटमेंट इंटरनेशनल मंच पे मोदी जी ने दिया वो बिल्कुल होगा। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये भारत का विशेष इनिशिएटिव है। इसमें कोई कोई कंपटीटर ही नहीं है। आपको फोटो इलेक्ट्रिक में चाइना हो सकता है, ब्राजील हो सकता है, इसमें कोई कंपटीटर नहीं है आपका। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन में हम पाइनियर्स हैं, यानी कि हमने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, इसके बारे में सोचा है। ग्रीन हाइड्रोजन पे आज बस भी चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन पे एक एक्सपेरिमेंटल गाड़ियां भी चल रही है। नितिन गडकरी जी ने भी इसमें काफी काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन की परिप्रेक्षा अगर हम करें आज, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अमेरिका में इनिशिएटिव होता है, तो आपका टेक्नोलॉजी, आपका मटेरियल, आपका नोहाउ आज अमेरिका में भी भारत से जा रहा है। तो जो आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन को लेके पॉलिसी है। ये एक ऑल्टरनेट फ्यूल है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स पे यानी कि कोयला, पेट्रोल इत्यादि पे अपनी डिपेंडेंस घटाना चाहते हैं। और कार्बन एमिशन, जो कार्बन फुटप्रिंट है कंट्री का, वो कम करेंगे, बट डेवलपमेंट कम नहीं करेंगे। कार्बन फुटप्रिंट कम करना, डेवलपमेंट नहीं कम करना, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मुख्यमंत्री, जो बड़े युवा मुख्यमंत्री हमारे दामी साहब, उन्होंने भी अपने कैबिनेट में इसको पारित कर दिया। एक उत्तरांचल को लेके इसकी पॉलिसी क्या रहेगी, उत्तरांचल कौन सी जमीन आवंटित करेगा, उत्तरांचल में कितने कारखाने लगेंगे, उत्तरांचल में किस किस क्षेत्र में कहां कहां ये कारखाने लगेंगे, और उत्तरांचल में आप जो जो आपको पानी मिलेगा, अच्छा वहां पानी की भी दरें अलग कर दी गई है। जो आपको पानी नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन में आपको पानी की काफी मात्रा चाहिए होती है ग्रीन हाइड्रोजन में, तो वो पानी किस दर पे मिलेगा, कहां कहां से अवेलेबल होगा, वो पाइपें बिछाना, वो प्लॉट काटना। और जो मोदी जी का विजन है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, और जो देश का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य में अपना उत्तरांचल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कब तक करेगा, एक योजनाबद्ध तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने का ये प्लान बनाया गया है। कि यानी कि अगर डेवलपमेंट की बात होगी उत्तरांचल में, यानी कि पहाड़ बहुत है जी, हमारे पास बहुत पेड़ है, हमें पोल्यूशन की कोई टेंशन नहीं, बट पोल्यूशन केवल दिल्ली में नहीं, वहां भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम की बात हो रही है, जहां डेवलपमेंट होगी पर एनवायरमेंट का उतना ही ध्यान रखेगा। और ये जो मोदी जी का विजन है, इसको जमीन पे एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से उतारा जाएगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, आपने बात की थी नेचुरल क्लाइमेटीज की लेके, आज एवलांच वगैरह आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का समय है। जी हाँ, उत्तरांचल में भी चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां वहां की डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक एवलांच की वार्निंग इशू कर रखी, आज कल परसों में कभी भी आ सकती, क्योंकि काफी बर्फ पड़ी है, काफी बारिश हुई है। देखिए, अब ये उत्तरांचल नहीं रहा कि जहां कुछ नहीं पता। आज वहां एक डिजास्टर मैनेजमेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हर तहसीलदार को, हर पुलिस अधिकारी को, एसएसपी पुलिस को सूचित किया गया है। इमरजेंसी का इक्विपमेंट है, दवाइयां हैं, जो आपको इमीडिएट चीज़ें चाहिए वो चाहिए, लोगों को पता है। जो हायर रीच पे लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। सड़कों को
ऑपरेशनल रखने के लिए जो जेसीबी चाहिए, जो बुलडोजर चाहिए इत्यादि वो कर गए हैं। लोगों को अपडेट मिल रहा है, लोगों को प्रिकॉशन मिल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल रूम भी बनाया जिसके माध्यम से हर चीज को संचालित किया जाएगा। देखिए, आप बारिश और बर्फ का गिरना तो रोक नहीं सकते, पर अगर बारिश और बर्फ आ गई तो शासन प्रशासन सो नहीं रहा, ये नहीं कह रहा जी ये तो प्रभु की लीला, हम क्या करें। वो पूरा तैयार है। आज जो दामी जी के नेतृत्व में जो उत्तरांचल है वो पूरा तैयार है। उन्हें पता है हाँ ये नेचुरल त्रासदी है, पर उससे निपटने के लिए तैयार है। मैं आपको यही बता दूं, एक स्नो स्टॉर्म अमेरिका में भी है, अब तक 48 लोग मर चुके हैं। ये अमेरिका है, और प्रभु की अनुकंपा रही। यहां भी अगर एवलांच भी आता है या स्नो स्टॉर्म भी आती है, पर प्रभु की अनुकंपा रहेगी। उत्तरांचल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में तो जेल जाएगा, पर वहां अमेरिका में करीब 48 लोग मर चुके हैं। ये हमारे लोगों को देखना चाहिए। जब शासन और प्रशासन सतर्क हो, जब शासन और प्रशासन एक्टिव हो, तो काफी त्रासदी कितनी बड़ी हो, चाहे प्रभु की भेजी हुई त्रासदी हो, आप उससे भी निपट सकते हैं, आप उससे भी लोगों की रक्षा कर सकते हैं। यह है कुशल नेतृत्व का प्रतिबिंब, यह है प्रमाण एक युवा और कुशल नेतृत्व का। तो मतलब जो आप अपने स्टेट को आप एक अपनी फैमिली की तरह देखते हो और उसका एक फैमिली की तरह तैयार करते हो, आपका एक्शन प्रोएम्प्टिव है, प्रिवेंटिव है। पहले कार्रवाई करते, रिएक्टिव नहीं जी। अच्छा जी अब बारिश पड़ गई, अच्छा अब ग्लेशियर फट गया, अब क्या करें? फिर तो करना ही पड़ेगा ना। पहले क्या करें, कितनी जानें बचाए, कितने जानो माल का नुकसान हम मिनिमाइज करें, बात वो है। प्रतिस्पर्धा उसकी है। जी 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 जी, जाहिर सी बात है। एक एक सवाल, एक समस्या जो उत्तराखंड में हम देखते आए हैं, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे जोशीमठ की बात हम चाहे कर लें, चाहे हम यहाँ पर उत्तरकाशी की बात कर ले, तमाम जगह ऐसी हैं सुमित जी जहाँ पर अचानक से जो है पहाड़ दरकते हैं। घरों जी में, दुकानों में, सब जगह बिल्डिंग्स में दरारें आती हैं, लोगों की जान खतरे में आती है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का यह भी कहना है कि एक नई हाउसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पर काम भी किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं कि पॉलिसी बनाना काफी होता है कि हमारी जो प्रकृति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि अगर प्रकृति के साथ ये है, जैसा आप मुझे दोगे वैसा मैं आपको लौटाऊंगी, तो इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दामी जी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी थी 2017 में बनी थी, अब दामी जी एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। और जो मैंने इस पॉलिसी को देखा, एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से ये पॉलिसी बन रही है। सबसे पहले इसके 3 अध्याय है। पहला अध्याय है कि आप देख रहे हो कि किसी भी जगह में एक लोड बेरिंग कितनी है। यानी कि अगर जोशीमठ की मैं बात करूं, अगर मैं आज बद्रीनाथ की बात करूं, केदारनाथ की बात करूं, अगर मैं जोशीमठ में जो हमारे पास जमीन अवेलेबल है, जो जितना पानी अवेलेबल है, हम वहां कितने लोगों को बसा सकते हैं। ये नैनीताल की बात करें, अब शिमला की बात करें, एक के ऊपर एक लिटरली घर आ गए हैं। हम कितने लोगों को बसा सकते हैं? अगर हमें लगता है जी हम 10,000 लोग मकान बना सकते हैं और 1 लाख लोग रह सकते हैं, तो यानी कि जो डेवलपमेंट होगी उसमें केवल 10,000 मकान और 1 लाख लोगों के लिए होगी। उसमें 10,000 एक मकान की इजाजत ही नहीं होगी। वो कॉन्सेप्चुअली मना हो जाएगा, लीगल हो इलीगल हो कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अफोर्डेबल हाउसिंग, कि जहां भी ये मकान बनाए, इनको एक अफोर्डेबल हाउसिंग पे एक बहुत बड़ा फोकस है। एक तो भाई कि वो जिनको प्रधानमंत्री योजना में मेन मकान मिल रहा हो, तो भाई जो गरीबी के स्तर वाले या नीचे वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास आप भी कह सकते हो, उनको भी मिलता है। पर एक मिडिल क्लास आदमी उसको अफोर्डेबल हाउसिंग का कैसे बाहर हर जगह अफोर्ड कराए। अब तो दिल्ली गुड़गांव में तो खैर मकान लेना ही मुश्किल हो गया, तो उस पर पूरा फोकस है। तीसरी बात है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 सितंबर 2026 में जो आवंटन होने, जो प्रोजेक्ट बन के निकलने हैं, जी उनको अपने ट्रैक पे कैसे रखा जाए, उनको अपने ट्रैक पे रखते रखते ये नई पॉलिसी कैसी लाई जाए। तो ये जैसे स्विट्जरलैंड में पॉलिसी होती है, स्विट्जरलैंड में भी यही स्टडी होती है कि एक जगह है इंटरलेकन, तो वहां कितने मकान बन सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं। जब वो फिक्स हो गए उसके बाद ना मकान बनेगा ना वहां लोग आएंगे। उसके बाद एनवायरमेंट का कैसे ध्यान रखा जाए, फिर लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग कैसी बनाई जाए, और जो सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि, कोई भी नीति या नीतियों में ऊपर नीचे हो, फेर बदल हो, पर वो डिले नहीं होंगे। वो सितंबर 26 में हमें देने, तो वो सितंबर 26 में ही देने हैं। जी तो यहाँ साइंटिफिक अप्रोच के साथ एक टाइम बाउंड तरीके में प्रधानमंत्री की नीतियों का भी मान सम्मान हो रहा है, और उत्तरांचल के लोगों के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग जी पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट की मदद से उसका भी निवारण हो रहा, ताकि एक जगह ये नैनीताल हो या कोई ऐसी जगह उसमें एक के ऊपर वो डब्बे ना बनते रहे, और कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में ना बन सके। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अप्रोच ऑफ गवर्नेंस मानूंगा, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ अर्बन प्लानिंग इसे कहूंगा, जो पहले विदेशों में होता था, स्विट्जरलैंड में हमें ये देखने जी को मिलता था, कहीं ना कहीं उत्तरांचल में उतारा है मुख्यमंत्री जी ने। जी 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 सुमित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी
पॉलिसी बने वो इस बात को ध्यान में रखकर बने कि जनता भी खुश रहे और प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे। अब देखना होगा कि इस हाउसिंग पॉलिसी से कितना फायदा होता है, हमारी प्रकृति को, पहाड़ों को कितना प्रोटेक्शन मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए एमएच1 न्यूज।